त्रिपुरा के घने लगभग अभेद्य जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित उनाकोटी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे गहरे और असहज कर देने वाले रहस्यों में से एक है। यह वह जगह है जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं, आस्था और विज्ञान आपस में इस तरह उलझ जाते हैं कि किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। उनाकोटी का नाम सुनते ही मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर जंगलों के बीच बिना किसी झात, प्राचीन नगर या सभ्यता के अवशेषों के इतनी विशाल और जटिल पत्थर की मूर्तियां कैसे बनाई गईं? उनाकोटी शब्द का अर्थ ही अपने आप में रहस्य को जन्म देता है। उना अर्थात एक कम और कोटि यानी 1 करोड़ अर्थात 1 करोड़ से एक कम। लोक मान्यता के अनुसार यहां 99,99,999 मूर्तियां मौजूद हैं। यह संख्या इतनी विशाल है कि इसे सुनकर ही सामान्य बुद्धि ठिठक जाती है। आज तक किसी ने इन मूर्तियों की वास्तविक गिनती नहीं की और शायद कर भी नहीं सकता, क्योंकि इनमें से कई मूर्तियां जंगल, मिट्टी, काई और समय की परतों के नीचे दब चुकी हैं। लेकिन सवाल संख्या से भी बड़ा है। आखिर इतनी मूर्तियां बनाने का उद्देश्य क्या था? अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान लंबे समय तक बाहरी दुनिया से लगभग कटा रहा। सड़कें नहीं थीं, आधुनिक साधन नहीं थे और आसपास कोई बड़ी बस्ती भी नहीं थी। ऐसे में यह मानना कठिन है कि यह स्थान किसी बड़े राज्य या साम्राज्य का केंद्र रहा होगा। फिर भी यहाँ की मूर्तियां जिस स्तर की शिल्पकला को दर्शाती हैं, वह साधारण ग्रामीण कारीगरों के बस की बात नहीं लगती। इन मूर्तियों में अनुपात भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति और चट्टान को काटने की तकनीक किसी अत्यंत विकसित परंपरा की ओर इशारा करती है। उनाकोटी की मूर्तियां स्वतंत्र खड़ी प्रतिमाएं नहीं हैं, बल्कि विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई उभरी हुई शिल्पाकृतियां हैं, जिन्हें रॉक रिलीफ कहा जाता है। यह तकनीक अपने आप में अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक बार पत्थर कट गया तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी यहाँ कई मूर्तियां इतनी सटीक और संतुलित हैं कि यह कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि इन्हें साधारण हथौड़े और छेनी जैसे औजारों से बनाया गया होगा। इन सभी मूर्तियों में सबसे प्रमुख और रहस्यमयी आकृति भगवान शिव की मानी जाती है, जिसे स्थानीय लोग उनाकोटेश्वर शिव कहते हैं। यह शिव प्रतिमा कई मीटर ऊंची है और उसका चेहरा इतना विशाल है कि उसके सामने खड़े होकर मनुष्य स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है। शिव के चेहरे के चारों ओर अन्य देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं, जैसे कि गणेश, पार्वती और अन्य देवरूप। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा पहाड़ ही एक जीवित देवता का रूप ले चुका हो। रहस्य यहां से और गहरा हो जाता है। प्रश्न यह नहीं कि मूर्तियां धार्मिक हैं, यह तो स्पष्ट है, बल्कि असली प्रश्न यह है कि इन्हें किस काल में बनाया गया। कुछ इतिहासकार इन्हें लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं, लेकिन यह अनुमान केवल शैली के आधार पर लगाया गया है। उनाकोटी में कोई शिलालेख नहीं मिला, कोई ताम्रपत्र नहीं, कोई लिखित अभिलेख नहीं जो यह बता सके कि किस राजा, किस वंश या किस समुदाय ने इसका निर्माण करवाया। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि उनाकोटी के आसपास प्राचीन समय की किसी बड़ी आबादी के ठोस प्रमाण नहीं मिलते। आमतौर पर इतने बड़े धार्मिक स्थलों के आसपास नगर, गांव, आश्रम या व्यापारिक केंद्र पाए जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए शिल्पकार कहां से आए? वे कितने वर्षों तक यहां रहे? उन्हें भोजन और संसाधन कैसे मिले? और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ये सब किसके आदेश पर किया? इन मूर्तियों को देखकर यह भी स्पष्ट होता है कि इन्हें एक ही समय में नहीं बनाया गया। कुछ मूर्तियां अत्यंत विशाल और जटिल हैं, जबकि कुछ अपेक्षाकृत छोटी और साधारण। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनाकोटी का विकास कई चरणों में हुआ होगा। संभव है कि यह स्थान सदियों तक किसी विशेष संप्रदाय या परंपरा का केंद्र रहा हो, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी शिल्पकार आते रहे और नई आकृतियां जोड़ते रहे। पौराणिक कथाएं इस रहस्य को एक अलग आयाम देती हैं।
सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और 1 करोड़ देवी देवताओं की है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के साथ 1 करोड़ देवी देवता यात्रा कर रहे थे। रात हो जाने पर उन्होंने उनाकोटी में विश्राम किया। शिव ने शर्त रखी कि सूर्योदय से पहले सभी को आगे बढ़ना होगा, लेकिन सुबह होने पर केवल शिव ही जागे। क्रोधित होकर उन्होंने बाकी सभी देवी देवताओं को पत्थर का बना दिया। यही कारण बताया जाता है कि यहाँ 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। यह कथा प्रतीकात्मक भी हो सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कहानी उस समय की धार्मिक चेतना को दर्शाती है, जहां शिव को सर्वोच्च माना गया और बाकी देव रूपों को उनके अधीन। मूर्तियों की विशाल संख्या शायद वास्तविक गिनती नहीं, बल्कि असंख्यता का प्रतीक हो। दूसरी पौराणिक कथा शिल्पकार कालू की है। कहा जाता है कि कालू नामक एक शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता था। शिव ने उसे शर्त दी कि यदि वह एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। कालू ने पूरी रात अथक परिश्रम किया, लेकिन सुबह एक मूर्ति कम रह गई। इस असफलता के कारण उसका सपना अधूरा रह गया और स्थान का नाम पड़ा उनाकोटी। इस कथा को कुछ लोग मानव प्रयास और असंभव लक्ष्य के रूपक के रूप में देखते हैं। यह कहानी बताती है कि मानव कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पार करना संभव नहीं। आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए उनाकोटी केवल आस्था का स्थल नहीं, बल्कि एक तकनीकी और सांस्कृतिक पहेली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थान शैव तांत्रिक परंपरा का केंद्र रहा होगा, जहां प्रकृति को ही पूजा का माध्यम बनाया गया। चट्टानों को काटकर देव रूप देना, जंगलों के बीच साधना करना और मानव बस्तियों से दूर रहना, ये सभी बातें तांत्रिक परंपराओं से मेल खाती हैं। कुछ अन्य शोधकर्ता इसे एक अधूरी परियोजना मानते हैं। उनका मानना है कि किसी कारणवश, शायद राजनीतिक परिवर्तन, संसाधनों की कमी या प्राकृतिक आपदा, इस स्थल का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया। यही कारण है कि कई मूर्तियां अधूरी दिखाई देती हैं। उनाकोटी का एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि समय और प्रकृति ने इसे काफी हद तक निगल लिया है। पेड़ों की जड़ें मूर्तियों के चेहरे के बीच से निकल आई हैं। काई और मिट्टी ने आकृतियों को ढक लिया है। इसका अर्थ यह है कि जो हम आज देखते हैं वह शायद कुल संरचना का केवल एक हिस्सा है। यह विचार ही रोमांचक और डरावना दोनों है कि जंगल के भीतर अब भी कितनी आकृतियां छिपी हो सकती हैं। आज के समय में उनाकोटी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका मूल रहस्य जस का तस बना हुआ है। न कोई निश्चित तिथि, न कोई निर्माता का नाम, न कोई स्पष्ट उद्देश्य। यही अनिश्चितता उनाकोटी को अन्य ऐतिहासिक स्थलों से अलग बनाती है। उनाकोटी की मूर्तियां केवल पत्थर की आकृतियां नहीं हैं, वे सवाल हैं। ऐसे सवाल जो हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा अभी भी अंधेरे में है। यह स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मानव की क्षमताएं शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक थीं और कई ज्ञान परंपराएं समय के साथ खो गईं। शायद उनाकोटी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमें कोई सीधा उत्तर नहीं देता। ये केवल संकेत देता है, अनुमान लगाने पर मजबूर करता है और हमारी समझ की सीमाओं को उजागर करता है। जंगलों के बीच खड़ी ये मौन मूर्तियां मानो समय से कह रही हों कि हर रहस्य का समाधान होना जरूरी नहीं। कुछ रहस्य केवल महसूस करने के लिए होते हैं। और यही कारण है कि उनाकोटी आज भी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। यह स्थान सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि समझने की कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। नंबर 2, चांद बावड़ी। राजस्थान की तपती हुई धरती पर, जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन की एक कठोर सच्चाई है, वहीं एक ऐसी संरचना मौजूद है जो आज भी विज्ञान, इतिहास और तर्क को एक साथ चुनौती देती है। यह स्थान है चांद बावड़ी, जिसे केवल एक जल संरचना कहना इसकी गहराई और रहस्य के साथ अन्याय होगा। चांद बावड़ी न तो सिर्फ एक बावड़ी है और न ही केवल स्थापत्य का नमूना, बल्कि यह मानव बुद्धि, धैर्य और उस द्वार की सोच का ऐसा प्रमाण है
जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के छोटे से गांव आभानेरी में स्थित है। आज यह गांव शांत और साधारण दिखता है, लेकिन कभी यह स्थान एक समृद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। कहा जाता है कि चांद बावड़ी का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी में निकुंभ वंश के राजा चांद ने करवाया था। यहीं से इसका नाम पड़ा, चांद बावड़ी। लेकिन इतिहास में दर्ज यह जानकारी भी अधूरी है, क्योंकि न तो कोई समकालीन शिलालेख मिलता है और न ही ऐसा कोई ठोस प्रमाण जो इसके निर्माण काल और उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर सके। पहली नजर में चांद बावड़ी को देखकर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वह है इसकी ज्यामिति। यह बावड़ी लगभग 13 मंजिल गहरी है और इसमें करीब 3500 से अधिक सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां इस तरह बनी हैं कि तीनों ओर से एक जैसी दिखती है। पूर्ण समरूपता, पूर्ण संतुलन और पूर्ण गणितीय सटीकता। आज के आधुनिक इंजीनियरिंग युग में भी ऐसी संरचना बनाना आसान नहीं होगा। फिर सवाल उठता है कि 1000 साल पहले बिना आधुनिक उपकरणों और तकनीक के यह सब कैसे संभव हुआ। चांद बावड़ी की बनावट जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी भी। ऊपर से नीचे देखने पर यह किसी भूल भुलैया जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है, जहां सीढ़ियां बार बार दोहराई जाती हैं और आंखें भ्रम में पड़ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि यदि कोई पहली बार बिना ध्यान दिए नीचे उतर जाए तो वह दिशा भ्रम का शिकार हो सकता है। यह केवल दृश्य भ्रम नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक अनुभूति है जो इस स्थान को रहस्यमय बना देती है। इस बावड़ी का मूल उद्देश्य पानी संग्रह करना था। राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में पानी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होता था, लेकिन चांद बावड़ी सिर्फ पानी जमा करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसकी गहराई और संरचना ऐसी है कि यहाँ का तापमान आसपास के क्षेत्र की तुलना में लगभग 5 से 6 डिग्री कम रहता है। यानी यह स्थान 5 से 6 डिग्री कम रहता है। प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता था। सवाल यह है कि क्या उस दौर के लोगों को थर्मल इंजीनियरिंग का इतना गहरा ज्ञान था, या यह सब अनुभव और प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन से संभव हुआ। चांद बावड़ी का एक और रहस्य यह है कि इसमें कभी भी पूरी तरह पानी सूखने के प्रमाण नहीं मिलते। चाहे कितनी ही भयंकर सूखा क्यों न पड़ा हो, इस बावड़ी के तल में हमेशा पानी मौजूद रहा। कुछ लोग इसे भूजल स्रोतों की अद्भुत समझ से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे लगभग चमत्कारी मानते हैं। आज भी वैज्ञानिक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इस स्थान पर पानी का स्तर इतने लंबे समय तक स्थिर कैसे रहा। स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो चांद बावड़ी केवल एक उपयोगी संरचना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी केंद्र थी। बावड़ी के पास मंदिर, मंडप और विश्राम स्थल बने हुए थे। लोग यहाँ केवल पानी भरने नहीं आते थे, बल्कि बातचीत, पूजा और सामाजिक मेलजोल के लिए भी एकत्र होते थे। यह स्थान जीवन की धड़कन जैसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह स्थान वीरान होता चला गया। मुगल काल और फिर औपनिवेशिक काल में बावड़ियों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। आधुनिक जल प्रणालियां आईं और इन पारंपरिक संरचनाओं को उपेक्षित कर दिया गया। चांद बावड़ी भी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटती चली गई। इसके साथ ही जुड़ गया एक और आयाम, रहस्य और डर। स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि चांद बावड़ी केवल एक रात में बनाई गई थी और इसे इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने पूरा किया था। यह कथा सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन जब कोई इस संरचना की जटिलता और पूर्णता को देखता है तो यह सवाल अपने आप उठता है कि क्या यह सब मानव श्रम से संभव था। कुछ लोगों का मानना है कि चांद बावड़ी में प्रवेश करते समय व्यक्ति को सीधा ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई सीधे उतरता है तो वह रास्ता भूल सकता है। यह मान्यता चाहे अंधविश्वास लगे, लेकिन कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि यहाँ उन्हें अजीब सी बेचैनी और भ्रम का अनुभव हुआ। चांद बावड़ी के साथ एक और डरावनी धारणा जुड़ी है, यहाँ नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस स्थान पर अजीब सी खामोशी छा जाती है
और ऐसा महसूस होता है जैसे सीढ़ियां किसी को देख रही हों। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही ये बातें इस स्थान की रहस्यमय छवि को और मजबूत करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चांद बावड़ी जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी सीढ़ियां इस तरह बनाई गई हैं कि जल स्तर चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, हमेशा पानी तक पहुंच संभव रहे। यह एक व्यावहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन है जो आज भी प्रेरणा देता है। लेकिन फिर वही सवाल, इतनी सटीक योजना और निष्पादन उस समय कैसे संभव हुआ? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चांद बावड़ी केवल एक संरचना नहीं, बल्कि शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक थी। इतनी विशाल और प्रभावशाली बावड़ी का निर्माण यह दिखाने के लिए किया गया था कि राजा प्रकृति पर नियंत्रण रखता है। वह पानी को रोक सकता है, सहेज सकता है और जनता को दे सकता है। यह राजनीतिक शक्ति का भी एक रूप था। समय के साथ चांद बावड़ी ने एक और पहचान बनाई लोकप्रिय संस्कृति में। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसका उपयोग एक रहस्यमय और डरावने स्थान के रूप में किया गया। इसका कारण साफ है, यह जगह अपने आप में एक दृश्य पहेली है जो देखने वाले को असहज भी करती है और आकर्षित भी। आज चांद बावड़ी एक संरक्षित स्मारक है। पर्यटक यहां आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपे सवालों पर ठहर कर सोचते हैं। यह सिर्फ पत्थर और सीढ़ियों का ढांचा नहीं, बल्कि उस समय की सोच, ज्ञान और जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। चांद बावड़ी हमें यह एहसास कराती है कि प्राचीन भारत के लोग केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक, वैज्ञानिक और दूरदर्शी भी थे। उन्होंने प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाया। पानी को बचाना, ठंडक पैदा करना और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देना, ये सब इस एक संरचना में समाहित है। लेकिन इन सब के बावजूद चांद बावड़ी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है। इसके निर्माण की सटीक तकनीक, श्रम व्यवस्था, समय अवधि और वास्तविक उद्देश्य आज भी कई सवाल छोड़ जाते हैं। यही अधूरापन इसे रहस्यमय बनाता है। जब कोई चांद बावड़ी के किनारे खड़ा होकर नीचे झांकता है तो उसे सिर्फ गहराई नहीं दिखती, बल्कि समय की एक खाई नजर आती है। एक ऐसा समय जहां ज्ञान मौन है और पत्थर बोलते हैं। शायद यही कारण है कि चांद बावड़ी आज भी हमें अपनी ओर खींचती है, एक रहस्य की तरह, जिसे समझने की हर कोशिश हमें इतिहास की ओर गहराइयों में ले जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। भारत की यह धरती सिर्फ आस्था और परंपराओं की नहीं, बल्कि ऐसे अनसुलझे रहस्यों की भी है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतिहास के कई अध्याय आज भी अधूरे हैं। जिन संरचनाओं और जगहों को हमने आज जाना, वे केवल पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि उस ज्ञान और समझ की झलक है जो समय के साथ कहीं खो गई। शायद आने वाला कल इन रहस्यों से पर्दा उठाए, या शायद ये हमेशा सवाल बनकर हमारे सामने खड़े रहे। इसी रहस्य और जिज्ञासा के साथ फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए अनसुलझे सच के साथ।